सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 एनसीएफ 2009 और इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। दोस्तों, ये आपका लास्ट टॉपिक है और इसके बाद आपका ये पूरा सेकेंड पेपर समाप्त हो रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आप अब तक आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आज का ये वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 आपने पढ़ा था। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की बात की गई थी। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों की जो शिक्षा है, बच्चों का जो पाठ्यक्रम है उसको बाह्य वातावरण से जोड़ना, यानी कि बच्चों को उनके दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीजों की तरह उनके पाठ्यक्रम को समझाना, यानी कि जो भी चीज वो पढ़े उसको वो अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सके। तो आपने देखा था कि किस तरीके से शिक्षा को खेल खेल के रूप में बच्चों को बताया जाए। शिक्षा ऐसा नहीं कि केवल रटने की चीज है। आप सभी लोगों को पता है कि असली शिक्षा वही होती है जो जीवन में हमारे काम आती है और जो हमें जीवन जीने में मदद करती है। तो इस तरीके से शिक्षा को बनाने का प्रयास किया गया। दोस्तों, अब यहाँ पर तो शिक्षार्थियों की बात हो गई, किस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उन लोगों का पीरियड डिवाइड होना चाहिए, किस तरीके से किस पीरियड में क्या पढ़ाया जाए और भी बहुत सारी चीजें बच्चों के बारे में बात हुई। कब बच्चों को खेल के लिए भी अवसर दिया जाए, बच्चों को एक्टिविटीज भी कराई जाए। तो बच्चों के बारे में तो बात हो गई, लेकिन टीचरों के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कि जब तक टीचर नहीं योग्य होंगे, जब तक टीचर नहीं ट्रेंड होंगे, तब तक बच्चों को वो कैसे पढ़ा पाएंगे। आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हो डीएलएड की, वो ट्रेनिंग आप क्यों कर रहे हो? आप लोग ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद आप लोगों का हर एक सेमेस्टर में लगभग 1 से 1.5 महीने 30 दिन की आप लोगों की टीचिंग लगती है। वो इसीलिए लगती है कि आप लोग प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। 4-4 बार टीचिंग लगती है 4 सेमेस्टर्स में। तो उसका रीजन दोस्तों यही होता है कि आप लोग बिल्कुल सीख जाइए किस तरीके से प्राइमरी स्कूल में बच्चे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, आपको किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, कैसे उनको अनुशासन में रखना है और किस तरीके से आपको उन टीचरों के साथ आपको टीच करने का मौका मिलता है कि किस तरीके से शिक्षक पढ़ाते हैं प्राइमरी में। ये सभी चीजें आपको सीखने को मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 है, इसमें किस तरीके से शिक्षकों की शिक्षा हो, यानी कि जो ट्रेनिंग दी जाए शिक्षकों को वो किस तरीके से दी जाए कि जब वो एक अच्छे शिक्षक की भांति, यानी कि जब वो सारी चीजें सीख करके जाएंगे कि किस तरीके से बच्चों को हमको हैंडल करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस पार्ट को किस तरीके से लेसन प्लान बनाना है ताकि बच्चे अच्छे से चीजों को समझ सके और सबसे बड़ी चीज किस तरीके से बच्चों को अनुशासन में रखना है। जो बच्चे बहुत शरारती हैं उनको कैसे सही दिशा में लाने का प्रयास करना है। ये सभी चीजें सिखाई गई किसमें? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 में। इनमें इसके अंतर्गत ये सभी चीजें बताई गई, इसीलिए इसे हम शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा भी कहते हैं, यानी कि इसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए, अध्यापक शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा का गहरा संबंध है। आप सभी लोग को पता है, जब तक टीचर ट्रेंड नहीं होगा तब तक वो स्कूल में अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। 2 साल की ट्रेनिंग आप लोगों की इसीलिए होती है कि आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज है कि इसका लक्ष्य ही यही था, इस रूपरेखा का, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 का, कि योग्य पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षक तैयार करना, यानी कि ऐसे शिक्षक जो अपने विषय में बिल्कुल दक्ष हो, उनको जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं अच्छे से उनको वो विषय आए और मानवीय मूल्यों से युक्त होने का मतलब है दोस्तों कि एक टीचर का बहुत जरूरी है कि वो सही बोले, उसका आचरण सही से हो, उसका कार्य व्यवहार सही से हो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नकल करते हैं, बच्चे टीचर का अनुसरण करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि
सत्य, सत्यता, ईमानदारी, आत्मनिष्ठा, आत्मसम्मान, इन सभी की भावना एक शिक्षक के अंतर्गत जब होगी, तो ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली आएँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ से सीखते हैं बच्चे? ये सब बच्चे टीचर से ही सीखते हैं। अब दोस्तों इसके अंतर्गत बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है इसके अंतर्गत बहुत सारे सुझाव दिए गए कि किस तरीके से बच्चों को आप पढ़ाएँगे कि उनका मानसिक विकास हो सके अच्छे से, उनके अंदर कल्पना करने की शक्ति बढ़े और वो किसी भी विषय में बिना किसी झिझक के अपनी बातों को रख सकें। दोस्तों, आप सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है, आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होगा कि स्कूल में टीचर पढ़ाते तो सभी लोग सब्जेक्ट अपना थे, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते थे, जो केवल सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते थे, वो आपको अपने आपके आने वाले जीवन के विषय में भी बताते थे। वो ये चीज़ समझाते थे कि जो तुम किताबी ज्ञान ले रहे हो, ये जीवन में नहीं काम आने वाला है, बल्कि तुम्हारा तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा जो कार्य है, तुम्हारे अंदर का जो आत्मविश्वास है, वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा जीवन में और उसी से तुम बहुत कुछ सीखोगे। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें बताते थे टीचर्स कि अब जब तुम बड़े होगे तो तब तुम लोगों को ज़िम्मेदारियों का एहसास होगा, तब तुम्हें ये एहसास होगा कि वो दिन कितने अच्छे थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, क्लास में बैठ कर के हम लोग इंटरवल से पहले ही टिफ़िन खा लेते थे, तो बहुत सारी चीज़ें इंटरवल से पहले ही हम टिफ़िन से खाना फिनिश कर लेते थे या हम लोग इंटरवल के पहले ही भूख लग जाती थी। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हम करते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हम मिस करते हैं। क्यों मिस करते हैं? क्योंकि अब वो दिन चले गए, अब कहीं न कहीं अब हमें अपने भावी जीवन के लिए हमें हमें जीविका चलाने के लिए कोई न कोई नौकरी करनी है, कुछ न कुछ जीवन में करना है। अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें पहले रहती हैं उस तरीके से नहीं रह जाती हैं जीवन में जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास यहाँ पर मेरा है दोस्तों कि किस तरीके से एक शिक्षक के रूप में आप अपने बच्चों को आप जो भी चीज़ें पढ़ाते हो स्कूल में, वो किस तरीके से आप उनको बताओ कि आप उनको भावी जीवन के लिए अपने जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो वो किस तरीके से उन कठिनाइयों से पार पा लें और किस तरीके से वो जीवन में हमेशा अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और ईमानदारी, सत्यता इन सभी गुणों को अपने अंदर ये सभी जो मानवीय गुण हैं, इन सभी गुणों को अपने अंदर रखते हुए और अपने आस-पास के लोगों में, समाज के लोगों में जागरूकता पैदा करें और समाज को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करें। ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो बताने का मेरा एक ही पर्पज़ है कि अगर एक शिक्षक अच्छे से शिक्षा देगा बच्चों को, गुणात्मक शिक्षा देगा, तभी जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ पाएँगे। तो यहाँ पर देखिए प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के आकलन से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री को समाहित करने की आवश्यकता है। यानी कि बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो तो सबसे पहले आप लोगों को बाल विकास पढ़ाया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं और सीखने के नियम आप लोग को बताए जाते हैं। इसके अलावा बच्चे का किस तरीके से शारीरिक विकास होता है, आपने बाल्यावस्था पढ़ी है, शैशवावस्था पढ़ी है, किशोरावस्था पढ़ी है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को इसीलिए पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, किस अवस्था में मानसिक विकास होता है, जिससे बच्चों के विषय में आपको संपूर्ण नॉलेज हो कि बच्चे किस तरीके से के बच्चे से को हमको स्कूल में कैसे ट्रीट करना है। तो ये सभी चीज़ें इसीलिए आपको बताई जाती हैं ट्रेनिंग के टाइम पर। अब देखिए प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को प्रश्न पत्र निर्माण, मूल्यांकन प्रक्रिया, क्रियात्मक प्रायोगिक कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान दोस्तों प्रश्न पत्र निर्माण, मूल्यांकन प्रक्रिया इन सभी पर यहाँ पर बताया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को ध्यान देना चाहिए। सही बात है, क्योंकि आपको प्रश्न पत्र बनाने भी आना चाहिए, मूल्यांकन प्रक्रिया यानी कि बच्चों की कॉपी सही से चेक करना है और बच्चों को क्रियात्मक कार्य, प्रयोगात्मक कार्य भी आपको कराना है, ताकि बच्चे जो उनका विषय है उसमें लगातार रुचि लेते रहें। खासकर विज्ञान विषय में, गणित विषय में लगातार बच्चों को प्रायोगिक और क्रियात्मक कार्य करवाने की हमेशा ज़रूरत होती है। ये आप सभी लोगों को पता है कि बच्चे जितना खुद से करके सीखते हैं, उतना किसी और के बताने से नहीं सीखते हैं। तो उनको पूरा अवसर देना चाहिए कि वो खुद से करके काम को सीखें। इसके अलावा देखिए शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर जोर देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बच्चों के अंदर जितने भी मानवीय गुण हैं,
वो सभी गुण उनके अंदर होना चाहिए कि बच्चा सही बोले, सही से सबसे व्यवहार करे और उसके अंदर जो भी कमियां हैं उस कमियों को बच्चा दूर करे। अब देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएं। यानी कि जो शिक्षा है वो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया है कि सभी बच्चों को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये आप सभी लोग को पता है, सभी बच्चों का ये मौलिक अधिकार है। तो इस तरीके से किसी भी जाति वर्ग के किसी भी समूह के बच्चे हों, उन सभी के बच्चों को शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ऐसी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यकों के बच्चे आते हैं और उन्हें अगर शिक्षा में प्रॉब्लम हो रही है या फिर ये कहें कि उन्हें पढ़ाई में दिक्कत है, तो उन बच्चों को आपको अच्छे से पढ़ाना है ताकि जो बच्चे आपके स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से ये बच्चे भी घुल मिल पाएँ और बिना किसी भी भेदभाव के सभी बच्चे क्लास में एक साथ पढ़ाई करें। और यही चीज़ हमारा संविधान भी सिखाता है कि किसी की भी जाति, धर्म, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं, संविधान में सभी लोग क्या हैं, एक बराबर हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कोशिश यही की जाती है कि अगर किसी इस तरीके से बच्चे आते हैं जिनको उतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है या फिर ये कहिए कि इस तरीके से उनके परिवार में कभी किसी ने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे बच्चों को भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से वो बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। इसके बाद देखिए, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित रूप से शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके बाद छठवां पॉइंट है 10+2 स्तर के बाद 4 या 5 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अनौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा, विषयक प्रशिक्षण, तकनीकी पर प्रशिक्षित किया जाए। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस तरीके से अपने प्रशिक्षण के दौरान आपको अनौपचारिक शिक्षा का मतलब है कि अगर आपको स्कूल से बाहर भी शिक्षा देने की आवश्यकता पड़े या फिर प्रौढ़ शिक्षा की बात करें, तो इस तरीके की शिक्षा को भी आपको देने आना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको आपसे भी बड़े उम्र के व्यक्ति को पढ़ाना पड़ता है, खासकर गाँव में जो प्रौढ़ शिक्षा की योजनाएँ चल रही हैं, इसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा भी दी जाती है। तो इसके लिए भी ट्रेन करने की बहुत आवश्यकता है शिक्षकों को, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आए उनको तो आसानी से उससे वो निपट लें या उस समस्या से बाहर निकल लें। तो इस तरीके से ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी समस्या का डट कर हम सामना कर लें। कोई भी स्थिति आए हमारे सामने, एक शिक्षक के रूप में हमको डरना नहीं है, क्योंकि हम एक शिक्षक अगर हम डर जाते हैं तो बच्चों का क्या होगा? बच्चे तो आप ही का अनुसरण करेंगे, जैसा आप करोगे वैसा वो भी करेंगे। तो पूरी कोशिश यही करनी है कि बच्चों के सामने खुद को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना है और पूरी तरीके से ये कोशिश करनी है कि बच्चों को हम जितनी अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, जितना हमारे अंदर है उतना हम बच्चों को देने की कोशिश करें। इसके अलावा देखिए, टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना, जहां सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षक बच्चों को शिक्षण के संदर्भ में व्यवहारिक प्रयोगात्मक कार्य करके अपना व्यावसायिक विकास कर सके। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षक इस तरीके से बच्चों को सिखाएं। अगर एक साथ ये आते हैं तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की शिक्षा है और जो बच्चों का व्यवहारिक विकास है, प्रयोगात्मक विकास है, वो बहुत ही अच्छे से होगा और बच्चे विषय को और अच्छे से सीखेंगे। और इस तरीके से जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स होता है, चाहे वो बीटीसी हो, बीएड हो या कोई भी कोर्स हो, इसमें पूरी कोशिश यही की जाती है कि इस तरीके से टीचर को सिखाया जाए इस 2 साल के प्रशिक्षण में कि एक टीचर बच्चों को अपना बेस्ट से बेस्ट ज्ञान जो उसके अंदर है वो दे सके और अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। आप सभी लोगों को पता है कि भविष्य की जो नींव होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। तो बच्चे जितना अधिक, हमारे जिस भी देश के बच्चे जितना अधिक सीखेंगे उतना ही वो देश आगे जाएगा। तो हमारे देश में भी हमें यही कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके अपने स्तर से बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अच्छे से उनका विकास करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से दोस्तों, आज आपने ये पूरा जो आपका सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसको कंप्लीट कर लिया। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जितने भी वीडियो मैंने आपके लिए बनाए वो सभी आपके बहुत काम आएंगे और
आप सभी लोगों को एग्जाम में इससे बहुत फायदा मिलेगा और आप सभी लोग एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए दोस्तों लगातार सभी वीडियोस पर, और लगातार आप लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी को इस वीडियो की जितना भी आपने देखा है, जितने भी वीडियोस आपने देखा है, इन सभी का हमने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। आप पूरे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर कोई भी वीडियो मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपका पेपर फर्स्ट भी हमने कंप्लीट करा दिया है, तो दोनों पेपर आपके कंप्लीट हो गए हैं जो मेन पेपर से 50-50 नंबर के। इसके अलावा आपका एसएसटी जो है वो भी 50 नंबर का है, उसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। भूगोल विषय भी खत्म होने वाला है, उसके बाद अगले साल से स्टार्ट करेंगे हम। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि 50 नंबर वाले पेपर आपके खत्म हो जाए, फिर 25 नंबर वाले भी हम लगातार पढ़ा रहे हैं। कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं, सभी सब्जेक्ट में लगातार हम सभी सब्जेक्ट को आपके पढ़ा देंगे। और कहीं कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आपको कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।